वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। लेट्स गो भाई लोग, जो नया नया अभी हाईवे बना है उसका आपको जरा टूर देते हैं यहाँ से। ये देखो भाई, 194 किलोमीटर के लिए केवल 3 घंटे। तो खतरनाक ही एक्सप्रेसवे है, मजेदार। मैं देहरादून गया हूँ एक बार भाई, अराउंड 5.5 से 6 घंटे लग गए थे मुझे गुड़गांव से। और दिल्ली से आप लगाओगे तो 5 घंटे तो लग ही जाते थे पहले देहरादून जाने में। लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं भाई, दिल्ली से जहाँ से शुरू हो रहा है ना ये एक्सप्रेसवे, वहां से मात्र 2.25 से 2.5 घंटे लगेंगे अगर आप नॉन स्टॉप चलाओगे। चौथा टोल आ गया भाई साहब। क्या खुला हुआ है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखो ऐसे ही है, बैरिकेड कुछ लगे नहीं हुए। तो सही है भाई, अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो ना तो ये दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेसवे पकड़ लो, आपका काफी टाइम बच जाएगा ऋषिकेश तक पहुंचने का। ये देख लो भाई, ये सेकंड वाला है रेस्ट एरिया यहाँ का। यहाँ पे भी अभी पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं आया। सही में भाई, फ्यूल स्टेशन तक भी नहीं है। अगर किसी का बिल्कुल पेट्रोल खत्म है और वो चढ़ गया गलती से इस एक्सप्रेसवे पे तो बैंड ही बच जाएगी। कैसे करोगे? तो भैया इंतजाम करके लाना अपना। 2 आवर्स में दिल्ली टू देहरादून। भाई सही में, मतलब जो अब मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में हो रखी है ना, चाहे वो लाइट्स हो, आगे की लाइट्स हो, ये वाइड बॉडी किट हो, मतलब जितने भी पार्ट्स लगे हैं, बाहर से तो गाड़ी की पूरी लुक ही बदल चुकी है। ऊपर से अभी आप देखोगे, जो ये वाइड बॉडी किट लगवाई थी ना मैंने, इसकी वजह से क्या था कि जो टायर थे वो अंदर अंदर धसे हुए दिख रहे थे। तो मैंने सोचा था ऑफ रोडिंग वाले टायर मतलब एलॉय लगवाऊंगा और टायर प्रोफाइल बढ़वाऊंगा, पर वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने 35 mm के ना स्पेसर लगवा लिए इसमें। तो स्पेसर से क्या टायर बाहर आ गया और अब आप देखोगे बिल्कुल फेंडर लाइन में ही है, मतलब ना फेंडर से बाहर आ रहा है ना अंदर है। तो दिखने में तो वो बल्कि लुक जो मेरे को चाहिए थी वो वैसे के वैसे ही है। ये देखो, है ना, मस्त लग रहे हैं एकदम। और फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को टायर मतलब एलॉय बदलवाने नहीं पड़े और ये लाइन में भी आ गई। अब टायर की बात करें तो सबसे पहले भाई देखो, मेरे जो गाड़ी में टायर है वो है अपोलो के एप्टेरा 82 टायर। ये टायर मैंने भाई गाड़ी लेते ही बदलवा लिए थे और उसके बाद गाड़ी अपनी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसकी वजह से आप देखोगे भाई टायर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। मतलब 50,000 चल गए भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही चलाऊंगा, घिस चुके हैं देखो। जो कि ये सेफ भी नहीं है। और अब क्योंकि ये गाड़ी बाहर जाने वाली है, 50-60,000 किलोमीटर और चलने वाली है, तो इन टायरों से तो गुजारा नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं भाई गाड़ी के टायर बदलवाने वाला हूँ आज। और उससे पहले मैंने स्पेसर लगवा लिए। तो स्पेसर के लिए करनाल लेकर गए थे हम गाड़ी को, CSR रेसिंग के ये अपना स्पेसर है। तो एक बार आप वो वाली क्लिप्स देख लो जो हमने वहां पे शूट करी थी इसको लगाते टाइम। तो इस तरह से भाई चारों स्पेसर लग चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CSR रेसिंग, ये देखो इस तरह से लगे हैं। और अब बिल्कुल एलॉय व्हील मतलब टायर जो है, फेंडर लाइन जो लगी है ना एक्स्ट्रा अपनी वाइड बॉडी, इसके लाइन में आ गए हैं। अब 4 टायर तो मेरे को बदलवाने हैं, लेकिन जो अपना स्पेयर टायर है ना इसके नीचे भाई, ये तो नया का नया ही है, मतलब यूज ही नहीं हुआ। एक बार यूज हुआ है मेरे को लग रहा है जहां तक, पर ये 3 साल से पीछे ही लगा हुआ है, आज तक मैंने ज्यादा यूज करा नहीं। तो पता करेंगे शॉप पे, अगर तो वो कहेंगे कि भाई 3 साल हो गए रबड़ खराब हो जाता है ऐसा कुछ, वैसे होता नहीं है 10-10 साल रबड़ खराब। पर अगर वो कहेंगे शॉप में तो इसको भी चेंज करवा लेंगे, तो टोटल 5 टायर लग जाएंगे अपने, वरना 4 ही लेने पड़ेंगे। बाकी इसमें एक चीज अभी हो रहा है, भैया को मैंने बुलाया, वो आने ही वाले हैं, फिर बताता हूँ क्या काम है। वो काम होने के बाद फिर लेकर चलेंगे टायर बदलवाने। भाई अपनी गाड़ी की बैटरी को ऑलमोस्ट 3 साल हो गया, 2023 में ली थी जो स्टॉक बैटरी आती है, मेरे ख्याल एक साइड की है, देखते हैं। तो अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये स्टार्ट होने में दिक्कत लेती है। जैसे देखो अभी कल तक सही था, स्टार्ट होगी, ऑन होएगी कि नहीं देखते हैं। देखो ब्रेक दबा रखी है, दे रहा हूँ सेल्फ, ऑन ही नहीं हो रही।
तो बैटरी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और भाई ट्रिप से पहले आपको पता ही है इतना टाइम बाहर रहना है, तो मैंने सोचा बैटरी इसकी नई लगवाई ली जाए। चलो आ गया भैया घर पे ही नई बैटरी लेके। और इस बार एक साइड की जगह एमरॉन लिया हमने, कौन सी है वो दिखाता हूँ मैं। तो ये है भाई देखो स्कॉर्पियन की बैटरी जो कंपनी देती है साथ में, और एक साइड की है। मॉडल क्या है इसका? 370 है, 70 डिन 70 डिन 70 डीन 70 ना। हाँ तो अब इसकी जगह हमने जो लिया है, लाना भैया ऊपर रखना, ये एमरॉन की लिए ड्यूरो 48। कितनी वारंटी है इसकी? ये लिखा है हाँ किधर लिखा है? 48 मैंने 2+। अच्छा ये तो ये देखो भाई ड्यूरो 48, इसकी 48 मंथ की वारंटी है, मतलब 2 साल की। बट अपने को वारंटी का लेना देना है नहीं, क्योंकि 2 साल ये गाड़ी अगर भारी रहेगी तो इंडिया में तो मैं बैटरी ला के इसकी क्लेम लूंगा नहीं, बस अच्छी निकले। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था एक साइड ना लेने को, तो इस चक्कर में मैंने एमरॉन ले ली। अब देखते हैं भाई कैसी निकलेगी कैसे नहीं। लगाइए आपने वैसे गाड़ियों में एमरॉन? सही है, बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो ये डीजल वाली के लिए ही है ना? देख लिया था कंपनी ने दिया तभी तो लाया। नहीं, पूछ के लिया ना, डीजल का है। हाँ वही, पेट्रोल में तो है इनकी स्कॉर्पियो। इसकी अब जरूरत नहीं है, अब शोकर लगवा लिए मैंने। अच्छा खुद से है बढ़िया चीज। हाँ। अब जोर नहीं लगाना पड़ता ना, उठी रहेगी इससे उठी रहेगी। शोकर है इसमें अभी। तो अपनी पुरानी बैटरी यही ले जाएंगे भैया, और उसकी जगह अपना नया लग जाएगा। वैसे क्या रेट है इसका भैया बैटरी का? क्या बैटरी का नई का बिना बैटरी के रेट? सर 8500 है ना, 8500 की है ये। अगर आप अपनी बैटरी नहीं देते तो लेस वेस करके वो डिस्काउंट जहाँ भी आपको अच्छा मिल रहा हो देख सकते हो उस हिसाब से। वैसे तो ये एक साइड वाली बैटरी जो कंपनी ने दी है, अब 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 3 साल से 2-3 महीने ऊपर ही हो गए हैं। तो आज तक मुझे कोई दिक्कत दी नहीं। चाइना में भी 19 डिग्री -19 डिग्री टेम्परेचर में मैं लेकर गया था इस गाड़ी को, वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाती थी भाई एक ही बारी में। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आई नहीं, बस अभी कुछ 2-4 महीने से दिक्कत आने लगी है। और तो ऐसी भी टाइम हो गया, वो यहाँ 2-3 साल ही लाइफ होती है इनकी। तो मैंने कहा जाने से पहले ट्रिप पे बढ़िया लगवा ही लेता हूँ, ताकि 2 साल अब अगले छुट्टी, फिर इंडिया जब वापस गाड़ी आएगी तब की तब देखेंगे। ये तो डाउन देखी, ये वाली? हाँ ये वाली तो आगे लगाएंगे। हाँ वही करेंगे। ये तो वैसे नई गाड़ी है, अभी 3-4 महीने ही तो हुए लिए हुए। हाँ अभी वही कह रहा हूँ, स्टार्ट नहीं होती ना। करते अभी घर वाले कर देते हैं। एमरॉन वैसे दूसरे देशों में है, आपको आइडिया है इसका? है बाहर के में, पर वारंटी क्लेम हो नहीं पाएगी मेरे ख्याल। हो जाएगी, ऑनलाइन गारंटी तो सब जगह चालू है। तो देखते हैं, चलो बढ़िया, अगर दूसरे देश में मिल गई तो बढ़िया। तो ये थी भाई एक साइड की अभी अपनी बैटरी, अब इसकी जगह लग रही है एमरॉन की। और हरे चटक हरे रंग का दिया इन्होंने तो कलर, नियॉन ग्रीन। देखना बोनेट के अंदर अलग से ही चमकेगी ये। एमरॉन लगा रहे हो? भैया ने मंगाया, देख समझ के सब कुछ गिवली लेके आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी है? दोनों सही हैं। एक साइड की थोड़ी सी, एक साइड की वो कह रहे हैं आजकल लोग, कंप्लेन आ रही है ज्यादा, तो मैंने कहा बाहर दिक्कत हो उससे अच्छा फिर। एक तो भाई अपनी गाड़ी में वायरिंग भी काफी हो रखी है, क्योंकि लाइटें वाइटें इतनी है ना, तो थोड़ी बैटरी अच्छी हो तो ज्यादा बढ़िया चीज है। वो खा जाती है। हाँ वही, जितनी भी लाइटों की रीलें है ना, ये सारी देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के रखी हुई है, बस हमें पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करना पड़ता है, और कोई वायर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चल जाता है उसी से। टाइट कर देना अच्छे से। हाँ चलो। और ये अच्छा भाई घर पे ही आके लगा दी भैया ने, क्योंकि मुझे नहीं पता था बैटरी डाउन हो गई है। मैं बाहर तो कहीं ले जा ही नहीं पाता, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कल तक चल रही थी, कल रात को मैंने यूज भी करी है, अब सुबह तक में बंद हो गई, तो मतलब अब चलने नहीं थी ये बैटरी। अच्छा हुआ आज ही मैंने देख लिया। चलो जी बैटरी कनेक्ट हो गई है, अब जरा स्टार्ट करके देख लेते हैं। गर्मी इतनी हो गई है, भपक जाती है गाड़ी 1 घंटा धूप में खड़े होते ही। पहले नॉर्मल स्टार्ट मारते हैं, सुइयाँ ऊपर जाएगी नीचे आएगी, उसके बाद मारेंगे सेल्फ। फिर कर दूं जी, लेट्स गो। चलो होगी भाई, हो गई मस्त एक बारी में ही। तो नई बैटरी का कमाल आप देख ही सकते हो बढ़िया से। बाकी चलो भाई, भैया ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया ऑनलाइन वारंटी के लिए। कुछ नहीं, बस मोबाइल नंबर, मॉडल नंबर वगैरह डालना होता है, OTP आता है और हो जाता है। चलो भाई चलो, निकल गया हूँ। शीशा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, वाइपर में भी पानी खत्म है, आज से डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई कल सुबह सुबह का अपना प्लान बन गया है बद्रीनाथ निकलने का। जी हाँ भाई, क्योंकि 23 तारीख को जो है वो जो बद्रीनाथ की ओपनिंग हो रही है एक तरह से वापस से, और कल निकल जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे बढ़िया से अपने। तो स्कॉर्पियन ले जाने का ही प्लान हो रहा है, तो मैंने इसलिए कहा कि चलो आज रात में ही टायर चेंज करवा ही लेते हैं,
क्योंकि फिर नए टायर लेकर ही जाऊंगा ना बद्रीनाथ, क्यों अपना मतलब घिसे हुए टायर के साथ सेफ्टी पे रिस्क लेना। और अपना लॉन्ग ट्रिप भी उसके बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि मतलब ये लास्ट ही ट्रिप है इंडिया में स्कॉर्पियन के साथ। उसके बाद ये भाई बाहर की सड़कों पे चलेगी, तो बद्रीनाथ जाके अपने लिए भी और अपनी गाड़ी के लिए भी ऐसे अच्छे से आशीर्वाद ले आएंगे दर्शन करके। पिछले साल भी मेरा प्लान बना था, बट किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया। मैंने कहा इस बार तो भाई चलते ही है और करके आते हैं दर्शन अपनी स्कॉर्पियन को लेके। बट लाइट्स का थ्रो तगड़ा हो गया, अभी सिर्फ मैंने हेडलाइट जला रखी है खाली। सोचो भाई, जो अंदर के प्रोजेक्टर चेंज करवाए हैं उसी से लो बीम में इतना उजाला हो रहा है, आपने देखा ही होगा। खैर पिछली वीडियो में मैंने सैंपल दिखाया था। बट बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, अगर आप थोड़ा टॉप मॉडल स्कॉर्पियन है तो मेरे हिसाब से भाई ये अंदर के प्रोजेक्टर चेंज करवा लो, हेडलाइट खुलवा के। थोड़ा महंगा पड़ता है बट भाई वर्थ इट है। मतलब इसके अलावा आपको कोई लाइट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने इतनी लाइटें लगा तो रखी है ये बोनेट पे, ये तो खैर मैं वैसे भी नहीं चलाता, या फिर नीचे अपना उसमें क्या था वो, सॉरी फॉग लैम्प और ऑक्सिलरी में, पर ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऐसे ही मस्त काम चल रहा है। और कैबिन के अंदर भाई जब से ये कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग व्हील लगा है और ज़्यादा मतलब लुक एनहेंस हो गई है। बाकी हाइट वगैरह तो स्कॉर्पियन की तगड़ी है ही भाई, ऐसा लगता है लैंड क्रूजर चला रहे हो। और ये अपना डैश कैम तो लास्ट वीडियो देख लेना मॉडिफिकेशन वाली, उसमें सब कुछ आपको दिखाया था मैंने। मायापुरी से करवाया था ये सारा काम, एकदम क्रेजी लेवल का। तो जैसे कि बताया था भाई, सेम अपोलो के एप्टरा 82 265 60 R18 वाला जो है अपने वही सेम लगवाया है। पहले प्लान बन रहा था 285 का, फिर कई लोगों ने मना किया तो मैंने कहा छोड़ो, रिस्क नहीं लेते, वैसे ही बाहर जाना है तो क्या फ़ायदा है ना। तो लो जी लो, टायर अपने बदल चुके हैं, साथ ही साथ में बैलेंसिंग भी हो गई है। काफ़ी वेट हो रहा था भाई, किसी में 70 ग्राम, किसी में 50 ग्राम, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। बट सालों सबकी अच्छे से अलाइनमेंट कर दी है। बाकी भाई स्पेयर वाले टायर की ना बैलेंसिंग तो करवा दी है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी टायर चेंज की, क्योंकि वो कह रहे हैं एक टायर आराम से 10-10 साल 8-8 साल चल जाता है अगर अनयूज्ड हो, मतलब रबड़ ऐसे खराब नहीं होती। प्लस ये तो डाउन फेसिंग है, इस पर डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ती, तो ऐसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 3 साल ही हुआ अभी तो चलो अब गाड़ी जा रही है भाई अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट ख़राब है इसकी, काफ़ी लेफ़्ट की तरफ भागती है गाड़ी, इसकी वजह से ही लेफ़्ट वाले टायर आगे के तो भाई बिल्कुल ही ज़्यादा घिस चुके थे। पर अब अलाइनमेंट हो जाएगी तो आई होप दिक्कत नहीं होगी। एक इसकी यार ये वाली लाइट और ख़राब है, इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो ये भी मेरे को चेंज करवानी पड़ेगी निकलने से पहले। नहीं, बद्रीनाथ निकलने से पहले नहीं, जो मेन ट्रिप है अपनी उसमें निकलने से पहले। और अभी फ़िलहाल कोई भी अनाउंसमेंट मैं कर नहीं रहा हूँ ट्रिप की, कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि पहले बद्रीनाथ होया हूँ मैं, उसके बाद एक ट्रिप और है अपनी विदाउट स्कॉर्पियन, देन उसके बाद जो है आपको सीरीज़ दिखेगी। तो थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रॉपर एपिसोड वाइज या अनाउंसमेंट कुछ भी कर नहीं रहा, सिर्फ जो मॉडिफिकेशन है उसकी सीरीज आ रही है। बाकी ये जो ब्लू लगा होता है इसको भी साफ करवा देते हैं भाई, ताकि अंदर का जो वाइट है वो हिस्सा निकल आए बस। ये देखो भाई, ब्लैक टायर पे वाइट लिखा हुआ अलग ही लेवल का चमकता है। हालांकि ये वाइट गंदा हो जाता है मिट्टी की वजह से जल्दी, बट जब तक साफ है तब तक ठीक है। चलो जी चलो, टायरों का तो काम हो गया। अब कल तसल्ली से जरा बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं रहेगी अपने को, मस्त एकदम। अब जाके घर पे ज़रा पैकिंग वैकिंग करके फटाफट से सामान लोड करते हैं। अब देखो कितने बजे निकला जाएगा कल भाई। मैं तो यही है कि मेरी नींद जब खुद से खुलती है ना, मैं कोशिश करता हूँ उतने बजे ही ट्रिप शुरू करूँ। फिर ज़बरदस्ती उठने के बाद फिर भाई थोड़ी समस्या ही रहती है, रास्ते भर नींद आती है ना, तो बेटर अपना नींद पूरी करो फिर जाओ जहाँ जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो जी चलो भाई, गाड़ी पूरी सेट कर लिया, जो जो ज़रूरी सामान था सब कुछ लगा लिया है। सारे शूटिंग के लिए माउंट कैमरा ये पड़े, अभी सेट कर लूँगा, और लगेज वगैरह आ गया है। यहाँ से जो बद्रीनाथ का रास्ता दिखा रहा है वो है जी टोटल 571 किलोमीटर, 13 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है। तो लेट्स सी आज में कितनी चलेगी, उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे आगे का। चलो जी भाई, निकल तो गए हैं, बट एज़ यूजुअल थोड़ा सा लेट निकलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। गुड़गांव में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा, क्योंकि जो रास्ता है ना वो है हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, फिर उसके बाद जोशीमठ वगैरह, देवप्रयाग, वो वाला रास्ता जाता है पूरा बद्रीनाथ के लिए। तो ऋषिकेश तक तो मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है गर्मी मिलेगी, और ऋषिकेश के बाद भी थोड़ा सा शायद 1-2 घंटे का जो सफ़र है उसमें गर्मी का मौसम रहेगा। फिर उम्मीद तो यही है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा वेदर, क्योंकि यहाँ गुड़गांव में तो इस टाइम पे 34 डिग्री हो रहा है दोपहर के लगभग 12 बजे।
ऋषिकेश तक का ना 230 किलोमीटर का रास्ता पड़ा है। गूगल मैप में 3 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। अभी वैसे मेरा प्लान तो ये था कि जो दिल्ली से देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है ना, वो भी चालू हो चुका है, जो आपको 2.25-2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा देगा। फिर देहरादून से ऋषिकेश भी जाया जा सकता था। तो मैंने पहले सोचा था कि जाते वक्त लूंगा उस एक्सप्रेस वे को, मतलब वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्या सिचुएशन है वहाँ की। बट फिर मैंने अभी के लिए फिलहाल प्लान कैंसिल कर दिया और वापसी में सोचा है कि उसी में आऊंगा मैं। तो वापसी में आपको दिखेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, बट देहरादून टू दिल्ली वाला रास्ता। ठीक है जी। बाकी ये मैंने एक अपना DJI का जो छोटे वाला ओस्मो आता है, वो मैंने ऐसे लगा दिया कि मेरे को अंदर की भी रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे फ़ोन ना पकड़ना पड़े हाथ। इसकी छोटी सी स्क्रीन होती है, ये देखो, तो ये स्क्रीन में मैं देख सकता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो इसलिए आ नहीं रही स्क्रीन, पर जब रिकॉर्डिंग ऑफ होती है तो मैं एंगल वैंगल चेक कर सकता हूँ बिना उसको छेड़े, और यहीं से ही रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे अभी ऑन है, अब इसको दबा दूंगा तो। और दूसरा कैमरा मैंने बाहर की तरफ माउंट करा हुआ है, तो अब ये एक तरह से विंडशील्ड पे ही ना अपने 2 कैमरा एंगल्स हो गए, बाहर के लिए और अंदर के लिए, और दोनों हैंड्स फ्री है। मतलब मुझे हाथों का यूज़ नहीं करना कुछ भी, अब मतलब पकड़ने के लिए फ़ोन को अपना विंडशील्ड पे आगे लगे हुए हैं, और हर जगह के नज़ारे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, चाहे बाहर हो चाहे वो अंदर के हो। तो अब आपको जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो एंगल्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो इंटरनेशनल रोड ट्रिप है उस पर तो मज़ा ही आ जाने वाला है भाई। मुझे ये नहीं पता भाई अंदर वाला ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है इसकी क्वालिटी कैसी आ रही हो, क्योंकि स्क्रीन में तो बड़ी बेकार सी क्वालिटी आती है, वायरलेस चल रहा है ना। रियल फुटेज आज मैं जाके लैपटॉप में चला के देख लूँगा, आप भी बताना बाकी कमेंट सेक्शन में। ये वाला एंगल मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ वो ज़्यादा बेटर आता है या इस तरह से आता है बेटर। इसमें क्या थोड़ा लंबी बातचीत कर सकते हैं, हाथ में फ़ोन पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना थोड़ा हाथ में फ़ोन ऐसे रखो तो दिक्कत है। प्लस दूसरी कंट्रीज़ में चालान का भी इशू होता है थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करते वक्त। तो ये कैमरा तो विंडशील्ड में है, मेरे को बस बोलना ही है ना। बाकी घर से निकलने के बाद हम कहीं पे गए भी थे, कुछ काम था, तो उसमें भी 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट। तो अभी 2:15 हो रहे हैं दोपहर के, लंच का भी टाइम हो गया। तो देखता हूँ कहीं पे कुछ बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढाबा टाइप का आएगा तो रोक के अपना लंच कर लेते हैं पहले। तो भाई वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, चढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है स्पीड मेंटेन हो जाएगी, मेरे ख्याल 120 की है गाड़ियों की लिमिट। ये आया तो रहा है बोर्ड, इस पर देख लेते हैं। एक्सप्रेस वे तो 120 ही होगी। हाँ ये देखो, बसेस की 100 है, ट्रक्स की 80 है और गाड़ियों की 120 है। हालांकि इंडिया में तो भाई ट्रक वाले तीनों रोड घेर के चलते हैं, देख सकते हो आप। चलना लेफ्ट में चाहिए, और ठीक है चलो ओवरटेक करके इनको अपना 120 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करके आराम से बैठ जाऊँगा। मतलब बढ़िया से डिस्टेंस कवर हो जाएगा काफ़ी। आज का भाई सेकंड टोल टैक्स आया है, और इसकी भाई साहब बिल्डिंग देखना, मतलब कैसी शेप बना रखी है, बड़ा यूनिक सा लग रहा है ना। पहले था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं इस वाले रोड से मैं निकला हुआ हूँ बहुत बार क्योंकि। और ये देखना कुछ यूनिक सा ही है, हरा ब्लू अलग अलग कलर का यूज़ करके, बीच में एक स्ट्रक्चर और लेफ्ट राइट में अलग से। क्रेजी। चलो बाकी कितना लगा पैसा वो तो चलो मैं रात को ही बताऊंगा अपने वॉलेट से चेक करके, फास्टैग वाले। अभी तो पता चलेगा नहीं कितने रुपए कट रहे हैं उस हिसाब से। दूसरे देशों के टोल टैक्स में क्या होता है, जो स्क्रीन लगी होती है ना उसमें अमाउंट भी आ जाता है कि कितने रुपए आपके कटे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा नहीं इंडिया में तो अभी तक। यहाँ पे स्क्रीनें लगी तो है लेकिन सिर्फ गाड़ी का नंबर शो करती है, देखो। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कितने रुपए कटे हैं अपने। तो ये भी आना चाहिए, बढ़िया चीज़ है काफ़ी, जो बाहर के देशों में अच्छी लगती है मुझे, कि हाथों हाथ पता चल जाता है आपको कितने रुपए आपके टोल में यूज़ हो रहे हैं। भाई गूगल मैप ने तो रास्ता दिखाया है, देहरादून एक्सप्रेस वे आ रहे हैं यहाँ से, तो मुझे लग रहा है ये देहरादून एक्सप्रेस वे पे ही कनेक्ट करेगा अपने को। ओह, तो भाई इसलिए इतना कम टाइम दिखा रहा है, 203 किलोमीटर के लिए 3 घंटे 13 मिनट केवल। तो ये मुझे लग रहा है अभी ये देहरादून एक्सप्रेस वे पे ही चढ़ने वाले हैं। बाकी लेट्स सी, अगर बोर्ड आता है वेलकम टू देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं आता तो भाई फिर क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी लग रहा था भाई ये वो रास्ता तो है नहीं जहाँ से मैं जनरली जाया करता था, अलग सा ही लग रहा है कुछ। क्या है भाई, यहाँ चल नहीं रहा क्या? इन शॉर्ट भाई तीसरा टोल है आज का ये। खुल जा सिम सिम। चलो जी चलो, लेट्स गो। देखे ज़रा देहरादून एक्सप्रेस वे जो नया वाला बना है उस पर ये रास्ता चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। और मैंने ऐसा कुछ सेलेक्ट नहीं किया था भाई, गूगल मैप ने रैंडमली यहाँ का दिखाया है। हाँ भाई यही है, देख लो, वो रहा सामने लिखा हुआ वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। लेट्स गो भाई लोग, जो नया नया अभी हाईवे बना है उसका आपको ज़रा टूर देते हैं यहाँ से कि कितने घंटे में कहाँ पहुँच जाएंगे। भीड़ तो काफ़ी है, मतलब मैं देख रहा था स्टोरीज़ वगैरह लोगों की, तो काफ़ी लोग जो है वो ट्राई कर रहे थे ये वाला एक्सप्रेस वे। क्या है भैया ट्रक वाले, लेफ़्ट या राइट?
चलो जी, यहाँ से हम चढ़ जाएंगे अब ऊपर। तो ये शुरू हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बट एक चीज की भाई दिक्कत है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है कि इस वाले एक्सप्रेसवे पे ना तो कोई फ्यूल स्टेशन है, ना रुकने का ढाबा वहाँ है। तो अभी तो हमने लंच करना था रुक के, बट अगर ये एक्सप्रेसवे चढ़ गए तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। डीजल तो इतना है मेरे ख्याल की पहुंच जाएंगे 200 किलोमीटर, बट खाने पीने का तो भाई कुछ जुगाड़ चाहिए। वैसे यार पेट्रोल पंप तो होगा, पक्की बात है। भले ही रेस्टोरेंट ना हो, अच्छे ढाबे ना हो, पेट्रोल पंप तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 200 किलोमीटर तक कुछ मिले ही ना। बाकी लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखो आज। और कुछ हो ना हो भाई, टोल तो ज़रूर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल पे करते हैं। चौथा टोल आ गया भाई साहब। क्या खुला हुआ है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखो ऐसे ही है, बैरिकेड वैरिकेड कुछ लगे नहीं हुए, डायरेक्ट निकल रहे हैं भाई लोग। चलो, और ये बोर्ड आया तो है आगे, 2 किलोमीटर के बाद है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जिसमें पेट्रोल पंप है और वॉशरूम्स वगैरह है, ऐसा लिखा है। अभी है या नहीं है वो तो पता चलेगा 2 किलोमीटर के बाद, देखते हैं। चलो, ये देखो भाई 194 किलोमीटर के लिए केवल 3 घंटे। तो खतरनाक ही एक्सप्रेसवे है, मज़ेदार। मैं देहरादून गया हूँ एक बार भाई, अराउंड 5.5 से 6 घंटे लग गए थे मुझे गुड़गांव से। और दिल्ली से आप लगाओगे तो 5 घंटे तो लग ही जाते थे पहले देहरादून जाने में। लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं भाई, दिल्ली से जहाँ से शुरू हो रहा है ना ये एक्सप्रेसवे, वहाँ से मात्र 2.25 से 2.5 घंटे लगेंगे अगर आप नॉन स्टॉप चलाओगे, जो कि भाई ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है टाइम पहले के कंपैरिजन में। बहुत ही खतरनाक सीन है भाई। ऐसे ही पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे एक्सप्रेसवे बनते रहे, डेवलपमेंट होती रहे, और जो बाय रोड जाने का रास्ता था उसका टाइम कम हो जाए। जैसे कि पहले लखनऊ जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ऐसी आगरा वाला भी है, फिर अब कटरा वाला भी खुल चुका है, अब ये हो गया देहरादून वाला। तो मज़ेदार है भाई, डेवलपमेंट तो हो रही है इंडिया में, नो डाउट। UK 07 मतलब देहरादून की भी गाड़ियाँ यहाँ पे देखो जा रही है काफ़ी सारी। और ये भाई 500 मीटर पे दिखा रहा है फ्यूल स्टेशन। लेट्स सी चालू है या नहीं है। डीजल मिल जाए चलो, टैंक की फुल करवा लूँगा। खाने पीने का तो देखेंगे आगे जाके कहीं पे, अभी फ़िलहाल फ्यूल तो भरे नहीं भाई। 500 मीटर पे तो कुछ भी नहीं है अभी। वो देखो लेफ़्ट साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी तक चालू हुआ नहीं है। ये देखो भाई, ये जो पूरा अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, मेरे ख्याल यही रेस्ट एरिया का काम चल रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। और पेट्रोल पंप वगैरह देख सकते हो आप, यहीं पे बनेगा। इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रहा। 2 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, बाकी थोड़ा आगे चल के और देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरे हिसाब से तो ये ही है भाई, जिसको अभी बनने में काफ़ी महीने लग जाएंगे, जहाँ तक देख के लग रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, दूर दूर तक 500-600 मीटर और आ चुके हैं अब आगे। तो जो पहला है इस वाले एक्सप्रेसवे पे रेस्ट एरिया, वो चालू नहीं है, और अभी मुझे लग भी नहीं रहा कई महीने तक चालू होने के आसार भी है उसकी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई भाई, पिलर खड़े कर रहे हैं। तो कब वो फाइनलाइज होगा, और इस टाइम पे मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन वैसे ही बहुत स्लो चलता है लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से। बाकी पता नहीं जो भी सीन है कितने टाइम में होगा नहीं होगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये वाला रेस्ट एरिया वर्किंग नहीं है, आगे चल के देखते और कोई है या नहीं। टाइम भी मैं नोट करके देखूंगा, ये जो देहरादून तक 172 किलोमीटर है कितने घंटे में कवर होता है। 2:25 पे चढ़े थे इस एक्सप्रेसवे पे, और लेट्स सी देहरादून कब उतरते हैं, क्योंकि रुकने का मुझे तो नहीं लग रहा भाई, उम्मीद की है। तो नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट ही खींचूंगा, और अगर कहीं पे रुका तो जितनी देर रुकूंगा उतना टाइम माइनस कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि नॉन स्टॉप अगर आप दिल्ली टू देहरादून करते हो इस वाले एक्सप्रेस में से, नए वाले से, तो कितने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाओगे। अभी पीछे जो बोर्ड आया था उसमें देहरादून 172 किलोमीटर लिखा हुआ था, और मैप में ऋषिकेश दिखा रहा है 192, यानी कि देहरादून से ऋषिकेश 20 किलोमीटर का ही फ़र्क है बस। आधे घंटे में मेरे ख्याल से पहुंच जाऊंगा। तो सही है भाई, अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो ना, तो ये दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेसवे पकड़ लो, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा ऋषिकेश तक पहुँचने का। मेरे ख्याल से आप ऋषिकेश 4-4.5 घंटे में पहुंच सकते हो गुड़गांव से, और दिल्ली से तो 3.5 घंटे में पहुंच जाओगे अगर मतलब एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो। वैसे टोटल 6 घंटे लग जाते हैं ऋषिकेश गुड़गांव से जाने में। तो बहुत सही है भाई, 2-2.5 घंटे का टाइम बच रहा है। और मेरे को लग रहा है अगर इस वाले एक्सप्रेसवे में सही में पूरा तक खुला हुआ मिला मुझे, और मैं जल्दी पहुँच गया ऋषिकेश, तो शायद ऋषिकेश ना भी रुकूँ, ऋषिकेश से 2-3 घंटे आगे और ड्राइव कर लूँगा। 7 बजे तक तो अभी दिन रहता ही है, तो अंधेरा होने से पहले पहले जितनी ड्राइव हो जाएगी उतनी खींच लेंगे, ताकि कल में अपना बद्रीनाथ पहुंच जाए। बाकी लेट्स सी। और एक्सप्रेसवे में थोड़ा सा यही रहता है भाई, दूर दूर तक बस आपको ऐसे खेत ही खेत दिखेंगे, कोई मतलब बस्तियाँ नहीं दिखती या कुछ ऐसे सराउंडिंग्स नहीं है जिससे आप बोर ना हो। होता है एक्सप्रेसवे का रास्ता पूरा बोरिंग है,
बट डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाता है तो वो अच्छी बात है। देहरादून है 152 किलोमीटर और ये एक और रेस्ट एरिया का बोर्ड आ गया है 1 किलोमीटर आगे दिखा रहा है। लेट्स सी भाई ये वाला भी है या नहीं है, मतलब बोर्ड तो भाई पहले ही लगा दिए, लेकिन बने हैं नहीं बने वो नहीं आता पता अभी कुछ। पिछले वाला तो नहीं था, इस वाले को देखते हैं जरा। तो पहले बोर्ड आया 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर और अब ये आया है 500 मीटर। और मुझे इसमें भी उम्मीद नहीं लग रही ना, नहीं बना हुआ भाई ये भी, पर इसकी थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा लग रही है मुझे उस वाले से थोड़ा। ये देख लो भाई, ये सेकंड वाला है रेस्ट एरिया यहाँ का। यहाँ पे भी अभी पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं आया, हालांकि इसके पिलर बन चुके हैं, लोहे वाले हैं शायद, और ऊपर छत का काम चल रहा है। उस वाली से तो ज़्यादा डेवलपमेंट है इसमें, बट स्टार्ट ये भी नहीं हुआ। देख लो भाई, अभी के लिए तो अगर इस एक्सप्रेस वे पे आप चढ़ रहे हो तो फ्यूल व्यूल फुल करके, खाना वाना लेके, अपना वॉशरूम यूज़ करके फिर ही चढ़ना, क्योंकि यहाँ पे तो भैया कुछ भी नहीं मिलेगा अभी तक तो फ़िलहाल। लेट्स सी बाकी। तो 5 मिनट यहाँ पे मैं रुका था, तो 5 मिनट कम कर देते अपने टोटल टाइम में से, यानी 2:25 की जगह समझ लो 2:30 पे मैं चढ़ा था इस पे, 5 मिनट लेट। लो जी भाई, तीसरा रेस्ट एरिया का बोर्ड आ चुका है, 1 किलोमीटर आगे दिखा रहा है, और इसमें भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि वो देखो शायद दिख रहा है आपको, थोड़ा रुको पास जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे भी काम अभी तक चल ही रहा है। तो भाई तीसरा स्टॉप भी यानी कि नहीं ले सकते। ये देख लो जी, इसकी प्रोग्रेस तीनों में से सबसे ज़्यादा है। छत डल चुकी है, यहाँ पे देखो ये एडवर्टीजमेंट के लिए पूरा लोहे का स्ट्रक्चर भी बना दिया गया है। इसके बाहर की बाउंड्री वॉल वहाँ पे भी कुछ कुछ बना हुआ है। तो इसकी तीनों में से सबसे ज़्यादा मेन अभी तक आप कह सकते हो, जल्दी बनने की संभावनाएं हैं। बाकी लेट्स सी आगे चलते और देखते हैं। सही में भाई फ्यूल स्टेशन तक भी नहीं है। अगर किसी का बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म है और वो चढ़ गया गलती से इस एक्सप्रेस वे पे, तो बैंड ही बज जाएगी। कैसे करोगे? तो भैया इंतज़ाम करके लाना अपना। वैसे देखा जाए एक्सप्रेस वे भाई कंडीशन काफ़ी अच्छी है, स्मूथ सड़कें हैं, गड्ढे वड्डे ऐसा मुझे कोई भी फील ज़्यादा हुए नहीं। 2 किलोमीटर के बाद जो है वो शामली और मेरठ का एग्जिट है, यहाँ से ले सकते हो। बाकी 6 लेन है टोटल, 3 लेन इधर 3 लेन उधर अपने, और बीच में प्रॉपर वो भी लगा रखा है एक तरह से, मतलब डिवाइडर टाइप का, और उसके बीच में पेड़ पौधा लगाने की जगह भी छोड़ रखी है। हालांकि पौधों की प्लांटिंग हो चुकी है बट अभी बड़े नहीं हुए, तो सामने से कोई हाई बीम मारेगा रात में तो वो तो खैर लगेगी आंखों में, जब तक ये पौधे अच्छे से बढ़ के घने नहीं हो जाते। और नज़ारे जैसे कि मैंने बताया, दूर दूर तक बस खेती बाड़ी दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा भाई आसपास। अभी जब बिल्कुल खुला खुला था ना भाई, उस टाइम पे गूगल मैप भी रास्ता ढंग से दिखाता नहीं था, क्योंकि कोई जाता नहीं था यहाँ से, तो गूगल मैप में आ नहीं रहा था। लेकिन अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आप देखोगे तो गूगल मैप भी बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है और सही किलोमीटर भी दिखा रहा है। हालांकि 142 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 27 मिनट गूगल मैप में तो ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही एक्सप्रेस वे चलता रहा, 100-120 की स्पीड लिमिट हुई, तो भाई फिर 120 किलोमीटर जो देहरादून बचा है वो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, सवा घंटा, या हद मार के 1.5 घंटे में कर लूँगा। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 2.5 घंटे तो नहीं लगने वाले। बाकी देहरादून से ऋषिकेश तो 30-35 मिनट का ही होगा। और 125 किलोमीटर रह गया है देहरादून यहाँ से, और 145 है ऋषिकेश। बाकी कुछ कुछ दूरी पे कैमरे लगे हुए हैं, देखो राइट साइड में जो पिलर है ना सोलर पैनल वाला, इसमें CCTV कैमरा है शायद से, और जो स्पीड लिमिट वाले कैमराज है वो भी लगे हुए, लेकिन चल बहुत कम रहे हैं। जैसे अभी एक पीछे गया था थोड़ी देर पहले, उसमें मेरी स्पीड दिखा रहा था, लेकिन आधे ज़्यादा बंद पड़े हैं, तो शायद अभी पूरी तरह से सारे चालू हुए नहीं। दिल्ली नंबर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत दिख रही है भाई इस वाले रूट पे, क्योंकि 200 किलोमीटर ही है दिल्ली से देहरादून, 200-250, तो एक चार्ज में आराम से पहुंच जाती होगी। फिर लोग आराम से अपना घूम फिर के वापस चार्ज करके आ जाते होंगे, काफ़ी सस्ता पड़ता होगा। बाकी जी अभी गूगल मैप पे तो दिखा रहा है एग्जिट मारने को, ये देखो ये कह रहा है 950 मीटर के बाद एग्जिट लेनी है। हालांकि जो बोर्ड है वो लिखा है कि 110 किलोमीटर स्ट्रेट चलते जाना देहरादून, तो मैं एग्जिट नहीं लेने वाला भाई, मैं इसी पे रखूँगा मस्त, और फिर देखेंगे आगे क्या सीन है, पूरा देहरादून तक ही चलेंगे। लेफ्ट के लिए तो दिखा रहा है मुजफ्फरनगर शामली लॉजिस्टिक एरिया, तो अपने को तो नहीं जाना भाई, इसमें सीधा ही रखते हैं देहरादून। हालांकि कई लोगों ने भाई ये देखो लेफ्ट ले लिया है, अब पता नहीं क्या लफड़ा है, मैं एक बार रुक के ना चेक कर ही लूँ, कहीं गलत ना चला जाऊँ मैं, क्योंकि गूगल मैप लेफ्ट दिखा रहा है लेकिन बोर्ड पे लिखा था स्ट्रेट है देहरादून। लेट्स सी, हाँ भाई अब तो स्ट्रेट ही दिखा रहा है, लेकिन किलोमीटर बढ़ गए हैं, 157 हो गए हैं,
इस वाले रास्ते से, और इस वाले से थोड़े कम है, बट मेरे हिसाब से इसमें से जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है और ये पुराने वाला हाईवे होगा मेरे ख्याल। तो लेट्स गो भाई, हम देहरादून वाले एक्सप्रेसवे पे ही चढ़े रहेंगे क्योंकि बोर्ड पे तो लिखा था यार 110 किलोमीटर। अब गूगल मैप ने दिखा दिया 157, मतलब 20-30 किलोमीटर ऋषिकेश भी होगा वहाँ से, चलो मान लिया, बट फिर भी कुछ तो है लफड़ा। देखते अब जो है, हम साइन बोर्ड को फॉलो करते चलेंगे। लो जी, चौथा रेस्ट एरिया का बोर्ड आ गया 500 मीटर। अब देखो 3 जो थे पिछले वो तो थोड़ी प्रोग्रेस दिखा रहे थे, हर स्टेशन के बाद थोड़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पे भी भाई कुछ भी नहीं खुला हुआ, यहाँ पे भी वही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाओ तो चौथा भी भाई ऐसी है, हालांकि झंडे वंडे तो लग गए देखो काफ़ी, बट है कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बरिश्ता ओपनिंग, मतलब कमिंग सून, तो काफ़ी खुलने तो वाले अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, मैकडोनल्ड्स वगैरह, बरिश्ता वगैरह सब आएंगे। बट ये देखो अभी फ़िलहाल यहाँ का हाल ऐसा है, शटरिंग करके छत की ढलाई चल रही है, वो देखो। तो लग जाएगा भाई टाइम काफ़ी मेरे हिसाब से भाई। एट लीस्ट यहाँ पर ना पेट्रोल पंप तो शुरू कर देने चाहिए थे, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है तो भाई पेट्रोल डीजल की तो नीड पड़ेगी। बट पेट्रोल पंप भी कहीं पे भी नहीं, अभी तक तो नहीं आया। बड़ी देर बाद भाई कुछ घर तो देखने को मिले हैं यहाँ पे देखो, वरना तो दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे। यहाँ पे कुछ लोग तो रह रहे हैं, हालांकि है 10-12 घर ही, और आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो लो जी, 5th आ गया है बोर्ड 2 किलोमीटर आगे। अब तो मतलब मुझे बोरिंग सा लग रहा है भाई बताते हुए कि पता नहीं खुला भी होगा कि नहीं खुला होगा। यहाँ पे ये बोर्ड सा तो दिख रहा है भाई कुछ तो, क्या लिखा है ये, देवराना चाय वाला। अच्छा जी, तो चाय वाला खुल गया, तो चलो देखते हैं भाई। पेट्रोल पंप भी खुल ही गया होगा फिर तो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स सी, उतर के देखा जाए। कंस्ट्रक्शन तो चल रही है यहाँ पर भी, बट अगर ये बोर्ड लगा दिया इन्होंने तो मे बी हो कुछ, फिंगर्स क्रॉस नहीं है हालांकि कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पे, प्रॉपर दुकानें बन गई है। ये देखो, तो ये देखो मेरे ख्याल से 5 में से सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो इसी वाले में हो रखी है। प्रॉपर इसकी प्लस्तर भी हो गए हैं, और स्ट्रक्चर भी आप देखोगे ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो शायद सबसे पहले यही वाला चालू हो जाए। तो यहाँ पे ये खुलने वाला है, देवराना ईट एक्सप्लोर एंजॉय चाय वाला। तो चलो भाई, यहाँ भी कुछ नहीं है, वापस से चढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे। जी, सहारनपुर है यहाँ से 30 किलोमीटर, हरिद्वार 60 और देहरादून 82 किलोमीटर। मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल 40-50 मिनट में देहरादून आ जाएगा, अगर मैं नॉन स्टॉप चलता रहूँ तो। भाई खाने पीने का कुछ भी नहीं मिला, फ्यूल भी नहीं मिला, लेकिन टोल गेट ज़रूर मिल गया। ये भी मेरे ख्याल अभी एक्टिव है नहीं, मतलब कोई पैसे कट नहीं रहे, डायरेक्टली निकाल रहे क्योंकि लोग यहाँ से भी। तो इससे पिछले वाला भी ऐसी था, ये भी ऐसी है। चलो जी, यहाँ पे कुछ मिल जाए तो बढ़िया होगा, पर दिख नहीं रहे मुझे आसार, आसपास कुछ है ही नहीं भाई, नहीं है। वो शायद लोग खड़े हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ तो बोर्ड सा दिख रहा है मुझे, अगर कुछ तो होगा यहाँ तो ले लेंगे। मेरे ख्याल वॉशरूम बने हैं शायद, क्या लिखा है ये भाई, शौचालय तो है यहाँ पे देखो, मतलब पीने का पानी भी है और वैसे भी वॉशरूम है। और ये क्या, जन सुविधाएं, शायद से यहाँ पे कुछ कॉफ़ी या चाय वाय मिलती होगी, क्योंकि लोग तो गाड़ियाँ लगा के खड़े हुए हैं काफ़ी। देहरादून है 66 किलोमीटर, ये देखो। चलो थोड़ा आगे चलते और लेट्स सी। भाई खाने वाने का नहीं है, ये भी वॉशरूम ही है। ये थोड़े से मॉडर्न और ऐसे एडवांस वाले वॉशरूम है, पीछे शायद पुराने वाले होंगे। तो वॉशरूम तो है, चलो यहाँ लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, और ठीक है अभी वॉशरूम जाने की नीड नहीं है, जब कुछ खाया पिया ही नहीं तो क्या करना जाके, इसलिए अब तैडम पैड खींचते आगे। भाई कुत्ते बिल्ली जानवर भाई बहुत ज़्यादा मरे हुए दिख रहे हैं, मतलब 8-9 तो मैं देख ही चुका हूँ इस वाले में। ये क्या बा ख़त्म हो गया, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन दिखा रहा है भाई। लेट्स सी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी तो 65 किलोमीटर था देहरादून यहाँ से, और देखते हैं क्या सीन आगे। हाँ तो मैं कहता जानवर बहुत मरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला एरिया आसपास आप देखोगे ना, और जंगल के बीच में एकदम से पूरा एक्सप्रेसवे बना दिया, तो ऑब्वियसली जानवर जहाँ आना जाना लगा रहता होगा, वो तो अपने उसी हिसाब से आ रहे होंगे। अब गाड़ियाँ स्पीड से निकल रही है 100-110 की स्पीड से, और बेचारे उनके नीचे आ रहे हैं गाड़ी के,
तो थोड़ा सा ये दिक्कत है यहाँ पे अभी। भाई ये लोग रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं वापस, समझ नहीं आ रहा मुझे। और अब हम गोल सा चक्कर काटने वाले हैं बड़ा सा। नो आइडिया आगे जाके क्या होना है क्या नहीं, मतलब कहाँ पे मिलेगी ये रोड जाके। अभी मैप में तो ऋषिकेश 105 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे का रास्ता, और इसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड आए थे 65 किलोमीटर देहरादून था। अब मेरे को लग रहा है एक्सप्रेस वे इतना ही है शायद से। अब ये नॉर्मल हाईवे में हम कनेक्ट हो जाएंगे शायद से, बाकी देखते हैं। ये तो एक्सप्रेस वे नहीं है भाई, नॉर्मल ही पहले वाला वो है शायद, पता नहीं। अभी तो मार्किंग का काम चल रहा है रोड के बीच में, तो यहाँ थोड़ा सा अभी स्पीड मेंटेन हो नहीं पा रही। अच्छा नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लिखा है भाई मैप में तो। हाँ एक्सप्रेस वे ही है, तो इसका मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, चलते जाएंगे। शायद देहरादून तक पूरा खुल चुका है। मैंने क्योंकि ना किसी की वीडियो वगैरह ज़्यादा देखी नहीं इसके बारे में, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इस एक्सप्रेस वे को चालू हुए, तो बस खुलते ही निकल लिए हम। तो मुझे अभी नॉलेज है नहीं कि कहाँ तक चालू है कहाँ तक नहीं है और कैसा है सिस्टम क्या नहीं। अभी एक ये सहारनपुर के लिए लेफ़्ट जा रहा है रास्ता, और हमें तो सीधा सीधा चलते रहना इसी में देहरादून के लिए। भाई यहाँ जाके कुछ खाने पीने का मिला है, 3-4 ये ढाबे है, साथ साथ ही फास्ट फूड मिल रहा है, चाय कॉफ़ी मिल रही है। चलो कुछ ले लिया जाए और थोड़ा सा वॉक भी कर ली जाए। एक्चुअल में मेरे जो फिजियोथेरेपी वाले थे ना, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि 1 घंटा गाड़ी चलाओ, अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है मेरी तरह डिस्क की, तो 1 घंटा गाड़ी चलाओ, उसके बाद गाड़ी साइड में लगा के गाड़ी के 5 चक्कर मारो पैदल पैदल। ऐसी हर 1 घंटे बाद फॉलो करना है ये। तो मैं ये करता हूँ, 1 या 1.5 घंटे में उतर के गाड़ी के 5 चक्कर मारता हूँ, जिससे कि पूरी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू हो जाता है, स्पेशली पैरों में। क्योंकि अभी आप देखोगे ना गाड़ी में जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी ना मतलब गलत है। हम होना क्या चाहिए, जो आपके हिप्स है, ग्लूट्स है, ये हमेशा ऊपर होने चाहिए और आपके जो नी है वो नीचे होना चाहिए। बट जब आप गाड़ी में बैठते हुए देखो, मैं बैठा हूँ ना, तो हमेशा मेरे नी मतलब घुटने ऊपर रहेंगे और हिप्स वाला पार्ट नीचे रहेगा, जिसकी वजह से पैरों पे ना वो ब्लड फ्लो बन नहीं पाता। और जब आप खड़े होकर चक्कर मारोगे तो फिर ब्लड नीचे जाएगा, मतलब जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया था। जो वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली सेंस लगता भी है इस बात का, तो इसलिए मैं उतर के 1 चक्कर जरूर मार लेता हूँ। सबके सब लोग यहीं रुके हैं भाई, क्योंकि था ही नहीं पीछे कुछ भी। अब जाके 2-3 ढाबे आए हैं। एक ये चीज़ की दुकान है, यहाँ से चिप्स कुरकुरे भर लेते हैं गाड़ी में, मैगी भी मिल रही है वैसे तो। बाकी एक ये ढाबा है भाई, पंजाबी ढाबा के नाम से, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह खाना मिल रहा है, बढ़िया जी। तो इधर की तरफ से आए थे और इधर की तरफ अपने को जाना है। और मैंने पूछ लिया, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पूरा देहरादून तक ओपन है एक्सप्रेस वे, तो सही है। फिर उस हिसाब से 30 मिनट और लगेंगे शायद यहाँ से पहुँचने में देहरादून। फिर लंच सोच रहे हैं वहीं पे करें, यहाँ तो अपना चाय वाय और चाउमीन वगैरह खा ली, बस बहुत है। गर्मी तो भाई यहाँ पे भी हो रही है। गुड़गांव से जब निकले 42 डिग्री पहुँच चुका था, और यहाँ पे भी देखोगे इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। शाम के 4:19 हो चुके हैं जब। चलो जी चलो, वापस से ज्वाइन करते हैं एक्सप्रेस वे को। और अब 1 गो में कोशिश यही रहेगी, पैडम पैड खींच लूँ, रुकना ना पड़े बीच में। लंच जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर वहीं जाके करेंगे देहरादून में, क्योंकि यहाँ वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी थी नहीं, तो आराम से देहरादून में रुक जाएंगे आधा 1 घंटा, खा पी के फिर आगे निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। एक और टोल टैक्स आने वाला है, और भाई सामने अब पहाड़ियाँ भी दिखनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, वो देख सकते हो आप, काफ़ी जूम कर रखा है मैंने। बट ये टोल टैक्स आ गया है यहाँ पर, और रास्ता देखोगे 65 किलोमीटर बचा है अभी भी। ऋषिकेश यहाँ से 1.5 घंटा दिखा रहा है, और देहरादून है 31 किलोमीटर। अभी तक ऑलमोस्ट कंडीशन ना एक्सप्रेस वे की भाई अच्छी ही थी, मतलब बीच बीच में थोड़े से अप डाउन वाले पैचेस आ रहे थे, बट वैसे जनरली देखोगे तो 100-110 की स्पीड मेंटेन हो सकती है। हालांकि स्टार्ट जब हुआ था एक्सप्रेस वे तब उस वक्त 120 के साइन बोर्ड थे गाड़ियों के लिए, लेकिन अभी कई 100 किलोमीटर से मतलब मैं देख रहा हूँ तो 100 ही है लिमिट गाड़ियों के लिए भी, तो 100 से ऊपर तो नहीं आप चला पाओगे। हालांकि मैं तो अभी 85-86 पे ही चला रहा हूँ आराम से क्रूज़ कंट्रोल लगा के, बट वैसे देखा जाए तो 100 की लिमिट है। ये आपको लेफ्ट में बोर्ड दिख भी रहा होगा, ट्रकों के लिए 80 और गाड़ियों के लिए 100 की। तो अभी मेरे ख्याल 28-29 किलोमीटर है, और क्या 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वर्जिनिया गलेरिया में आपका स्वागत। अच्छा ये वो आ गया भाई पैच, जंगल के ऊपर ऐसे सबसे लंबा वो है ये, मतलब 12 किलोमीटर का पैच। 12 किलोमीटर सोचो एलिवेटेड, मतलब उठा के बनाया हुआ जंगलों के ऊपर। अब ये पूरे इंडिया का है सबसे लंबा, या पूरे एशिया का है, पूरे वर्ल्ड का, ये नहीं मेरे को याद आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना।
पर कुछ तो एक चीज़ है ऐसी। तो इसके नीचे जो पूरा एरिया है वो भाई फॉरेस्ट एरिया है, और उसके ऊपर सोचो ऐसे मस्त एक्सप्रेस वे बना रखा है 12 किलोमीटर का, क्रेजी। 3 लेन इधर 3 लेन उधर। तो भाई इस ट्रिप की पहली टनल आ गई है जो पहाड़ को काट के नीचे से निकाली गई है, और इसी एक्सप्रेस वे का पार्ट है ये। देखो मस्त है ना, ओए होए होए। मतलब अब तो भाई मतलब ऐसा हो गया जैसे हम पहले हिमाचल बुआ के घर जाया करते थे धर्मशाला, तो इतने खाई और इतने मोड़ आते थे, बट अब भाई पहाड़ काट काट के रोड इतनी चौड़ी कर दी कि वो फील ही नहीं आता कि आप पहाड़ी इलाकों में ड्राइव कर रहे हो। सेम अब यहाँ पे भी है भाई, उसी हिसाब से अब एक्सप्रेस वे बन गए। हालांकि टाइम बहुत कम लगता है, बट वो जो नेचुरल वाली चीज़ थी ना, पहाड़ों वाली सिंगल रोड खाई, वो सब यहाँ पे बड़े शहरों तक पहुँचने में तो ख़त्म ही हो गई है। हाँ, अगर ऊपर की तरफ आप और जाते जाओगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, वहाँ पे अभी भी वैसी रोड्स है पहले वाली। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है प्रॉपर वो हिमाचल या उत्तराखंड की सड़कों का, तो आप फिर थोड़ा अलग रास्ते में निकलो। ये देहरादून, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, यहाँ तक के तो रास्ते बिल्कुल चौड़े चौड़े हो गए हैं, जो कि अच्छी भी चीज़ है भाई, और मतलब देखा जाए तो नई भी है। खैर अलग अलग वो है सोच के हिसाब से। यहाँ भाई बैरिकेडिंग कर रखी है, देखना कितनी, ओए होए, लाइन से 8-9 बैरिकेडिंग है, मतलब लाइन वाइज देखा जाए तो। बट अच्छा है ओवरऑल, दोनों तरफ ऐसे जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी ग्रीनरी। ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया है देखा जाए ओवरऑल। बाकी लो जी लो, सामने बोर्ड आ चुका है, वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। लेट्स गो भाई, काफ़ी पुलिस है यहाँ पे। ले भाई चेकिंग होएगी अपनी, लग रहा है। हमें रुकवाया नहीं रुकवाया, हमें ही रुकवाया भाई पुलिस ने। तो भाई कुछ नहीं, जनरल चेकिंग थी बस, डिक्की में सामान वगैरह 1-2 बैग खोल के देखे, और कुछ नहीं था। मुझे लगा विंडो शेड्स लगा रखे उस वजह से रोक ना रहे हो, बट उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा। बाकी यहाँ से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है देहरादून का, और ISBT केवल 3 किलोमीटर बचा है, और अपना ऋषिकेश देखोगे 44 किलोमीटर है यहाँ से। तो पहले तो भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया है, उतरते ही यहाँ से फ्यूल डलवाया जाए, क्योंकि बिल्कुल लो फ्यूल हो चुका है अपनी गाड़ी में। तो भाई ऑलमोस्ट 2:30 बजे चढ़े थे, वहाँ से 172 किलोमीटर दिखा रहा था देहरादून जब मैं चढ़ा जिस पॉइंट से, और लगभग अभी 5:06 हुआ है, जिसमें से एक जगह बीच में चाउमीन खाने रुके थे 20-25 मिनट, और एक बार और मैं 5 मिनट के लिए रुका था स्ट्रेचिंग के लिए। तो आधा घंटा माइनस कर दो इसमें से भाई, लगभग 4.5, तो 2 घंटे में 172 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने एक्सप्रेस वे पे, जो कि बहुत ज़्यादा सही चीज़ है भाई। 2 आवर्स में दिल्ली टू देहरादून, मतलब वो दिल्ली था या नहीं था पता नहीं, पर 172 किलोमीटर शो कर रहा था टोटल। देहरादून तो खैर पहले भी काफ़ी अच्छी खासी बसी हुई सिटी थी, बड़े बड़े सारे गाड़ियों के शोरूम हैं यहाँ पे, बट जब से ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया है तब से मुझे लग रहा है अब और ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी देहरादून की। स्पेशली देहरादून तक जो बीच के गाँव या छोटे छोटे शहर आते थे, उनमें भी डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी सिटी के अंदर तो रुकने का फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या ढाबा होगा, वहाँ पे लंच करेंगे। और फ्यूल स्टेशन भाई उतर के था तो, बट वो दूसरी साइड था, फिर मैंने वहाँ से भरवाया नहीं। अभी एक और आने वाला है इसी रोड पे ना आगे, तो उसमें से भरवाऊँगा मैं। वो रहा सामने देखो इंडियन ऑयल का। लो जी लो, सीधा अब देहरादून में आके फ्यूल अप करवा रहे हैं। अपना जितनी टंकी थी उसी में काम बन गया यहाँ तक का। तो डीजल है, फुल कर देना। पेट्रोल डीजल फुल। पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ही महिंद्रा का भी सर्विस सेंटर है, वो देखो। चार्जर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ी का भाई कहीं पे भी ना, हवा वाला है ये। उधर शायद पंचर लगाने वाला है। चलो जी, टंकी हो गई अब अपनी फुल मस्त। चलो भाई, बाकी होटल भी बुक कर दिया है। यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश में, 1 घंटा 16 मिनट। और ऋषिकेश ही रुक रहे हैं भाई, वहीं पे खाना पीना कर लेंगे। अब रास्ते में कोई अच्छा मिल गया रेस्टोरेंट तो ठीक है, वरना डायरेक्ट ऋषिकेश कहीं यहाँ से लोकेशन लगा लिया। और उसके बाद 9 घंटे का आगे बद्रीनाथ। देखते हैं कल में कितना हो जाएगा अपने से, क्योंकि जल्दी कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो कपाट है वो परसों खुलने वाले हैं, तो हमारे पास आज का दिन तो था ही, कल का भी दिन है। क्योंकि आज पहुंच के करते भी क्या, कल दर्शन तो हो नहीं पाएंगे। तो कल रात तक पहुंच जाओ या अगले दिन सुबह तक पहुंच जाओ, दर्शन परसों ही होने हैं कुछ भी करके। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है जल्दबाजी की हमें। देहरादून से भाई ऋषिकेश है तो 40 किलोमीटर, बट टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि वही सिटी के अंदर से बार बार रेड लाइट आती है तो ट्रैफिक लग जाता है छोटा छोटा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है। एक बार सिटी से बाहर निकल जाए
तब शायद से इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा अपने को। भाई ये मिल गया किंग्स फूड कोर्ट बाय आंगन, बीच मेन रोड पे ही था। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, अब यहीं खा लेते हैं कुछ। चलो जी भाई, खाना वाना खा लिया है, अंधेरा होना शुरू हो चुका है, 7 बज गए हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रुक गए 10-15 मिनट, क्योंकि अब यहाँ से 31 किलोमीटर है, सिर्फ 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो पहुँच ही जाएंगे। और होटल वोटल बुक हो ही चुका है अपना, डायरेक्ट मतलब एयरबीएनबी बुक करा है, डायरेक्ट वहीं की लोकेशन डाल ली है। तो पहुँचते हैं, फटाफट चेक इन करते हैं। लो जी लो, पहुंच गए हैं ऋषिकेश। 950 मीटर पे है, इसी वाली गली के अंदर अपना जो एयरबीएनबी है। मतलब एक्चुअल में एक बिल्डिंग है, उसके अंदर वन बेडरूम वाले अपार्टमेंट टाइप के बना रखे हैं उन्होंने मल्टीपल, तो उसी में लिया है। सही है, सस्ता मिल गया, कुछ 1500 कुछ रुपए का पड़ा है, टैक्सीज वैक्सीज मिला के। भाई पहुँच तो गए, 190 मीटर है मेरे ख्याल से। ये सामने वाली बिल्डिंग है, फ़ोटो देख के तो यही लग रही है जो एयरबीएनबी में थी। इसी में बने हुए मल्टीपल फ्लैट्स। तो रुक के ज़रा कॉल वॉल करते हैं, जो एयरबीएनबी के ओनर है उन्हीं से बात करते हैं कि चेक इन वगैरह कैसे करना है। तो भाई जो एयरबीएनबी पे लोकेशन थी वो तो गलत है, अब उन्होंने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी है, तो वहाँ जा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 7 मिनट का रास्ता। इतना फ़र्क बताओ एयरबीएनबी और रियल लोकेशन में। चलो करते हैं अब जाके, और क्या भाई सब पता नहीं क्या जंगलों से रास्ता निकल रहा है, पर बिल्डिंग तो मुझे दिख गई है राइट साइड में, वही है रास्ता। हालांकि पूरा कच्चा है यहाँ का, देखो हाई बीम। अभी चलो स्कूटी आ रही है, हाई बीम कर नहीं सकता। लो बीम में भी वैसे अच्छी खासी रोशनी है भाई, ज़रूरत पड़ती नहीं हाई बीम की। हाई बीम करके थोड़ा ये है और ज़्यादा, ये देखो पूरा दूर तक हो जाता है। और अभी ये तो खाली हेडलाइट की लाइट्स है भाई। अभी आपने लास्ट की 2 वीडियो देखी होंगी तो उसमें पता चल गया होगा क्या क्या लगवाया है मैंने। उन सबको तो ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये पार्किंग अंदर ही हो जाएगी ना, बुकिंग है? हाँ भाई साहब, पार्किंग बाहर है। बाहर कहाँ पर? यहीं कर लो, कहीं भी है कर दीजिए, साइड में लगा देना। अच्छा ठीक। भाई ये तो कह रहे पार्किंग बाहर ही है, साइड में लगा देना। बिल्डिंग है कौन सी, लेकिन आगे वाली है क्या? भाई ये वाली बिल्डिंग है, और पार्किंग अंदर तो है नहीं, इन्होंने बाहर ही खड़ी करवा दी दबवा के। आई होप सेफ रहे बस। तो भाई ये है अपना फ्लोर 3F है, अपार्टमेंट का नंबर GF ये रहा। तो यहाँ पे लॉक दे रखा है, इसमें लॉक लगा के चाबी नहीं। भाई यहाँ से एंट्री थी, यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है। इधर नीचे देखोगे, अभी लाइटें कहाँ से चालू होगी, यहाँ से होगी शायद। ये क्या हुई नहीं। ये किचन है भाई, एक फ्रिज दे रखा है, ये शायद बाथरूम होगा नीचे। ये बाथरूम है, ये रहा। किचन की भी लाइट जल गई है, और बेडरूम है यहाँ पे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर की तरफ। ये देखो ऐसे ही घर ना जापान में मैंने बहुत लिए थे, और साउथ कोरिया में भी, कि ऊपर ऐसे डबल हाइट वाले एक तरह से वो बने होते हैं अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे लगा हुआ है बेड। वहाँ हालांकि गद्दे लगे हुए होते थे ज़मीन पे ही, पर यहाँ बेड लगे हुए हैं और पंखा लगा हुआ है। इधर ये वार्डरोब है भाई, यहाँ से बाकी व्यू तो पता नहीं। और जैसे कि मैंने बताया भाई, टैक्स वैक्स मिला के 1500 रुपये पर नाइट पड़ा है, जो कि एक्चुअल में बहुत सही है। यही सेम जापान और साउथ कोरिया में 6-6 हज़ार रुपये के लिए थे मैंने एक नाइट के, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है इंडिया में। वर्लपूल का AC भी लगा हुआ है, एक ही AC है टोटल, नीचे को भी ठंडा करेगा और ऊपर को भी।